हेलो बच्चा लोग एंड बच्ची लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, मस्त। थैंक यू सो मच फॉर द लव, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। और ये लेक्चर उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट में हमें एक क्विक रिवीजन मिले, हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है जो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्योंकि नीट का लेवल जो है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम सारा तैयारी करके गए हो कि नहीं। लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रहता बेटा। ऑल्दो मैं यहाँ पे तुम्हें जितना चीज़ बताता हूँ, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, मतलब सब कुछ, शॉर्ट ट्रिक, सब कुछ रहता है। और डबल ए आर्मी बनाने के लिए डबल ए स्टार का फ्लेवर भी रहता है। और यस, इस चैप्टर में इस बार बच्चों, जो हमने बोला था कि दो चैप्टर नहीं, यहाँ पे तीन डिफरेंट, एक वेक्टर और मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, सारा क्रिस्प मिलने वाला है यहाँ पे तुम्हारे पास। और वो भी बिल्कुल विद इन द टाइम लिमिट। 1 आवर, 1.5 आवर, 1 आवर 15 मिनट्स, आई डोंट नो कितना, लेकिन 1 आवर 1.5 आवर के बीच में कुछ भी में अपन करते हैं। ये लेक्चर बहुत ही फायदेमंद होगा उन सारे बच्चों को जो चाहते हैं कि यार सारा दिन नहीं लगा के 1 घंटे में वो चीज मिल जाए। और जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो रिक्वायर्ड है, देखो, अंतिम समय में रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। जब तुम शुरुआत करते हो तब रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई पेशेंट एकदम से स्ट्रेचर पर हो तो रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, और कोई थोड़ा मोड़ा बीमार हो तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। ये अभी के समय में जो नीड ऑफ आ रहा है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। यस। और आज अपन क्या करने वाले हैं बच्चों? मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल, वेक्टर, सारी चीज को कवर करने वाले हैं, राइट ना? तो चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए। 30 डेज हार्ड चैलेंज का अपना लेक्चर, लगभग 4 या 5वां लेक्चर शुरू हो रहा है। और आप लोग एकदम इसे बिल्कुल प्यार दिए हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से करना पसंद करूंगा कि बच्चों, तुम लोगों को मैंने बोला है कि हर एक ऑल्टरनेट डे तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट देना है, उस पर जो जो मिस्टेक किया उसके ऊपर काम करना है। और काम करने का क्या मतलब? जो भी तुमने गलती करी वो अपने क्लास नोट्स में, जो तुमने पढ़ा है पूरा साल कहीं से भी, उस क्लास नोट से कवर करना है। अगर उसमें दिक्कत है तो एनसीईआरटी से कवर करना है। फिर भी थोड़े से दिक्कत है तो वीडियो लेक्चर देखना है उसी टाइम का, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट का, जो तुम्हें दिक्कत क्या उसी का। ऐसे नहीं कि पूरा मजे ले रहे हो तुम पूरी वीडियो देख देख के, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। और तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होगा सिर्फ टेस्ट देके, खूब सारा टेस्ट का एनालिसिस करके। एनालिसिस का मतलब वर्क ऑन द मिस्टेक्स जो तुमने अंदर खाए, उसको इंप्रूव करो, अपनी गलतियों से सीखो, और फिर दोबारा दूसरा टेस्ट दो तो उसमें वो मिस्टेक मत करो। और रिवीजन 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 एंड रिवीजन, यही करना है। इसी से सिलेक्शन होगा। लंबे लंबे लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन हमेशा की तरह बहुत ही जोश एंड एनर्जी के साथ। आज अपन वेक्टर के ऊपर बात करते हैं, मोशन इन प्लेन के ऊपर, प्रोजेक्टाइल के ऊपर, और क्या बताया, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे सर आपने एक वेक्टर के लिए बता दिया है कि एरो में ये जो डिस्टेंस होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। वेक्टर में सबसे पहले होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। लेकिन वेक्टर का वो सब डेफिनेशंस की तरफ मैं ही जा रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को डिनोट, सपोज कर लो कोई ए एक वेक्टर है, तो क्या स्पेस में अगर एक वेक्टर है जिसमें कि दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड है एक डायरेक्शन है, एक मैग्नीट्यूड है एक डायरेक्शन है, एक मैग्नीट्यूड है एक डायरेक्शन है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है सर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द वेक्टर, चीज मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, 5, 6, 7, 8, इस तरीके का चीज, 1/2, 1/3। ठीक। तीसरा होता है क्या वेक्टर में? एक कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर, इसको रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर भी बोल सकते हो, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, इससे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यार ये अगर वेक्टर्स हैं तो इसका एडिशन क्या होता है? जब भी बोलते हो वेक्टर एडिशन, एडिशन, तो इसके निकालने के 2-3 रूल हैं। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है रिजल्टेंट निकालने का तरीका कंपोनेंट मेथड से। इन सब का मतलब होता है वेक्टर का एडिशन। जैसे कि सपोज करो दो वेक्टर है मेरे पास, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बात आ रहा है समझ में? ये रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर है। ठीक है, बिल्कुल, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर। यहीं पे एडिशन पढ़ा तो तुरंत से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ लो। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है सर?
अगर ये एक वेक्टर है ए, तो ए में और बी है यहाँ पे, तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ए प्लस माइनस बी को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ये एक माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, देख रहे हो, और इसके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होता है। तो इन दोनों के बीच का जब रिजल्टेंट निकालोगे आर वेक्टर, तो इसको क्या लिखोगे, मॉडुलस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, बस इतना सा हो जाएगा। बोलो हाँ। अब कोई भी दो वेक्टर है तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना हो सकता है। जैसे सपोज कर लो कि 2 न्यूटन का एक वेक्टर है और 5 न्यूटन का एक वेक्टर है, दोनों एक साथ लगा तो 8 न्यूटन हो सकता है मैक्सिमम, सेम डायरेक्शन में हो तो अगर 0 डिग्री का एंगल हो तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है, सुनना ध्यान से, अगर 0 डिग्री एंगल हो तो कॉस 0 1 हो जाएगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर मैक्सिमम वैल्यू जो कोई भी दो वेक्टर के बीच में हो सकता है वो a का मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड का सम हो सकता है, और मिनिमम 180 डिग्री के एंगल पे हो सकता है। जब ये माइनस हो जाए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 180 का वैल्यू -1 हो जाए तो क्विक रिवीजन के साथ मुझे ये बात समझाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ कि अगर कोई भी वेक्टर है ए और बी तो उसका आर मैक्स जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी, उसका आर मीन जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए माइनस बी, और कोई भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, कोई वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट लिख देता हूं, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन एट एनी एंगल, वो हमेशा इसके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही खेलेगा और इसके बराबर भी हो सकता है। यानी कि अगर ए और बी दो वेक्टर है तो ये ए माइनस बी से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, और ए प्लस बी से हमेशा छोटा होगा। यानी कि कोई भी दो वेक्टर अगर है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा उसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही होगा या उसके बराबर होगा। तो ये रहा मिनिमम, ये रहा मैक्सिमम, और इस तरीके से होगा। बोलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आर मैक्स भी पता चल गया। ये मैक्स कब होगा, 0 डिग्री एंगल पे होगा, 0 डिग्री एंगल पे होगा। थीटा कब होगा, 0 डिग्री। और मीन कब होगा, जब थीटा कब होगा, 180 डिग्री। अब इन सब के बाद मुझे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक तुमसे डिस्कस करना है। क्या सर, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट? नहीं नहीं, उसके लिए ऊपर में जगह छोड़ रखा है। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कि दो वेक्टर बराबर हो जाए तब रिजल्टेंट क्या होगा। तो यहां से तुम निकाल सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, ये काफी जगह मैं यूज करता हूं कि अगर वेक्टर ए है, बी है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सब बराबर एक्स के बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस थीटा, 2x स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया, जल्दी बताओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो दो बार दो का एक बार दो, दो बार एक्स का एक बार एक्स, दो बार कॉस का एक बार कॉस, तो क्या हो जाएगा, 2a कॉस थीटा बाई 2। तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और इसका रिजल्टेंट निकालना है दोनों बराबर, तो ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। देखो मजा आया, जबरदस्त, तगड़ा मजा आया। अब एक बढ़िया चीज सिखा देता हूँ यहीं से। सपोज कर लो दो वेक्टर बराबर है और उसके बीच का एंगल थीटा 120 डिग्री है। अरे वाह सर, मजा आ गया क्या। जैसे कि एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, अरे वाह सर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्वेश्चन ये है, रिजल्टेंट क्या होगा। तो 120 डिग्री एंगल हो गया ना भैया, तो 120 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर 120 डिग्री हो जाए तो 120 का आधा कितना होगा, 60। cos 60 जानते हो कितना होता है तुम लोगों को, 1/2। तो 1/2 और 1/2 खत्म। तो अगर दो वेक्टर है, मान लो ये ए है, ये भी ए है, इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी इसी के बराबर होता है और वो बिल्कुल बीच से पास करता है, बाइसेक्टर होता है। यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट रिजल्टेंट उसी वेक्टर के बराबर हो जाता है यदि दोनों वेक्टर बराबर हो। ये काफी यूजफुल फॉर्मूला वेक्टर का मैंने तुम्हें बताया। अब हमारे पास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जरा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो इधर की तरफ समझ लेते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट, इधर की तरफ समझ लेते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है उसको समझ लीजिए। डॉट प्रोडक्ट के ऊपर काफी क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग।
सपोज करो कोई ए डॉट बी, दो वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ये होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो यहां से डॉट प्रोडक्ट से एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही आसान होता है। तो कॉस थीटा निकालना हो तो यहां से देख सकते हो तुम ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब इंपॉर्टेंट है कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से हो, ए ऐसा हो, मान लो बी वेक्टर ऐसा हो, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप ऐसा हो मान लो, और इन दोनों का तुम जानते हो डॉट प्रोडक्ट करना, या इन दोनों का चाहते हो तुम क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो कैसे करते हैं सर? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डॉट प्रोडक्ट करने के लिए इस i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j को j के साथ, k को k के साथ, ठीक है बिल्कुल। और क्रॉस प्रोडक्ट का कहानी क्या है सर? क्रॉस प्रोडक्ट बड़ा ही मजेदार चीज है। क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था, ओमेगा का डायरेक्शन। तो जितने भी वेक्टर इस तरीके से लिखा जा सकता है ऐसे, जैसे कि टॉर्क लिखा जा सकता है, एग्जांपल लो, कुछ एग्जांपल कोट करता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर है। ऐसे वेक्टर को स्यूडो वेक्टर बोलते हैं। इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलता है, फिंगर, पाम और थंब से, जो कि मैग्नेटिज्म में, ईएमआई में काफी जगह यूज करते हो। तो फिंगर जो होता है वो फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखते हैं, पाम जो होता है वो सेकंड वेक्टर की तरफ रखते हैं, और कर्ल करते हैं, थंब जिधर आता है उधर रिजल्टेंट वेक्टर होता है सर। तो ऐसे और भी कोई वेक्टर है क्या सर? अरे लाइन लगा हुआ है वेक्टर का, जैसे कि तुम्हें टॉर्क बताया मैंने, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम एल, ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी लीनियर मोमेंटम होता है। अरे वाह सर, ये तो खूब सारा है। मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी, देख रहे हो? और भी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, आई एल क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट के खूब सारे वेक्टर होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है इसी चैप्टर में, मोशन ए प्लेन में, सर्कुलर मोशन वाला। तो ओमेगा, जितने भी कर्ल, ओमेगा हो गया, रोटेशनल इफेक्ट वाला जितने भी वेक्टर्स हैं, ये सारे फिर से क्या है जल्दी बताओ? स्यूडो वेक्टर्स हैं, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। तो जैसे एक चीज तुम्हें डेफिनेशन बता रहा था मैं, ए क्रॉस बी होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एन कैप। ये एन कैप को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो वेक्टर है एन कैप, ये एन कैप वेक्टर परपेंडिकुलर होता है इस वेक्टर पे, ये एन कैप परपेंडिकुलर होता है ये वेक्टर पे, इन दोनों पे ये परपेंडिकुलर होता है। ये एक यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both the vector a and b and also perpendicular to the plane containing the vector a and b, ठीक है बिल्कुल। यहां पे चलिए समझते हैं। तो मैंने बताया तुम्हें कि अगर a डॉट b करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? कि स्केलर क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, क्योंकि यहाँ पे एन कैप एक वेक्टर है बेटा। पूरा का पूरा वेक्टर की कहानी तुम्हें यूं समझा रखा हूं मैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बात बस मैं अगले पेज में करना पसंद करूंगा, कि अगर ए और बी दो वेक्टर है, ए वेक्टर है मान लो, सपोज करो ए आई कैप, ए वन आई कैप प्लस बी वन, ए वन ए टू लिख लो, ए थ्री, ऐसे ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और प्लस ए थ्री के कैप। ओके, बोलो मजा आया? और दूसरा कौन सा वेक्टर है वो देखो, दूसरा कौन सा वेक्टर है वो देखो, दूसरा है बी वेक्टर। बी वेक्टर मान, बी वेक्टर क्या है? बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अगर मैं बोलूं पहला इंपॉर्टेंट चीज ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इससे क्वेश्चन खूब आता है। ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। और अगर मैं बोलूं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये तो डॉट प्रोडक्ट करवा दिया ना मैंने यार, हाँ सर। अब बोलूं इसका ही मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का क्या तरीका है बेटा? यहां पे लिखो आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, ठीक है दोस्त, ठीक है। यहाँ पे पहला जो भी है ए है पहला, तो पहले इनके कॉम्पोनेंट्स, कॉफिशिएंट्स लिखो। अगर पहला ये है तो पहले इसके कॉफिशिएंट्स लिखो, जैसे कि a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 b3। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल चलता है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में। कौन सा रूल है? कि अगर ये i है, देखना ये j है,
देखना ये के है, देखना तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, यानी कि आई और जे को अगर क्रॉस करते हो तो ये के पैदा करेगा, देखा। और इसका उल्टा करते हो जे क्रॉस आई तो माइनस के पैदा करेगा, जे क्रॉस आई कैसा पैदा करेगा, माइनस के, ठीक है। अगर तुम जे और आई मतलब इस सीक्वेंस में अगर तुम प्रोडक्ट करते हो तो ये वाला पैदा करेगा, आई जे के आई, के आई जे, समझ आएगा। लेकिन उसका उल्टा जे आई माइनस के माइनस जे, के जे माइनस आई, आया बात समझ में। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या है वैसा, यहां पे अगर आई डॉट आई करते हो या जे डॉट जे करते हो या के डॉट के करते हो तो ये वन पैदा करता है, वन पैदा करता है। और इसके अलावे आई डॉट जे करते हो या जे डॉट के करते हो या के डॉट आई करते हो, ये कितना देता है, जीरो पैदा करता है। बात आ गया समझ में। इसीलिए बाकी प्रोडक्ट्स कुछ मिला ही नहीं, यानी कि जो भी डिफरेंट मिला, अगर आई डॉट जे आई डॉट के करेगा जीरो पैदा कर देगा, जे डॉट आई जे डॉट के पैदा करेगा जीरो, के डॉट आई और के डॉट जे पैदा करेगा जीरो, बचेगा आई आई जे के, और वो कितना देगा, वन। तो ये पूरा डॉट एंड क्रॉस और ये सबकी कहानी मैंने कर डाली बेटा। तो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं वेक्टर का, फिर स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके सारे फॉर्मूले के बाद उसके सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D 2D, और इसी तरीके से तो मजा लेते हैं, मस्त वाला मजा आया। तुमने देखा कैसे 15 मिनट में मैंने कंप्लीट वेक्टर तुम्हारे सामने रख दिया है। क्या यही चीज तुम्हें समझ में आता है, ये सब पूरा पिक्चर सामने हो जाता है इससे। और यही मैं समझाना चाहता हूँ, लास्ट मिनट में यही रिक्वायरमेंट है कि एकदम सीक्वेंस चले। तो एक क्वेश्चन देखो, एंगल बिटवीन वेक्टर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टर्मिनोलॉजी होता है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन है। पॉज करके एक बार सॉल्व करके दिखाओ। चलो अब पढ़ लो क्वेश्चन को। बोल रहा है टू फोर्सेस each numerically equal to 5 Newton are acting as shown in the figure. Find the angle between the forces. देखो एंगल बिटवीन द फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि ये है हेड और ये है टेल, ऐसे नहीं होता। एंगल बिटवीन द वेक्टर इज डिफाइंड व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड टेल टू टेल और हेड टू हेड। इसके लिए वेक्टर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बोलता हूं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, क्या, पैरेलल शिफ्टिंग। वेक्टर को तुम पैरेलली कहीं भी ले जा सकते हो, यहां 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 ले जा सकते हो, अपने घर में भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी ला सकते हो। तो जब ये वेक्टर का टेल और इसका टेल ज्वाइन हुआ तब जो एंगल है उसी को एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये टोटल 180 का होता है, ये 60, तो ये कितना हो गया 120। यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वही डिफाइंड होगा, तो आंसर 120 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज को रेसी में पूछता दोनों का रिजल्टेंट बताओ, तो आंसर क्या आता, 5। क्योंकि अभी सिखाया मैंने कि अगर दो वेक्टर बराबर है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी उसी के बराबर होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो भी 5 न्यूटन का है। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, देखो मजा आया ना, सीख रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ये पढ़ो एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में से एक, बढ़िया क्वेश्चन में से एक, थोड़ा सा लिटिल बिट दिमाग और बाकी कुछ भी नहीं। जल्दी से पॉज करो, इसको सॉल्व करो तो 5-10 सेकेंड में। तब तक मैं एक घूंट पानी लेता हूँ, एक घूंट जिंदगी के। जल्दी से बता दो इसका आंसर बेटा, जल्दी से बता दो। क्या दोस्त, आंसर आ ही गइल बा, आंसर आ ही गइल बा कि नहीं आ गइल बा, बताओ। तो यहाँ पे क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं सर। क्या है, बोल रहा है P और Q R है, इसका मतलब ये R जो है वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो R वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा Q पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये क्रॉस करके आया है तो यस ये परपेंडिकुलर होगा। ये R वेक्टर परपेंडिकुलर होगा P के, ये भी सही बात है। बोल रहा है नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। क्योंकि अगर दो वेक्टर को सम करते हो तो इसका रिजल्टेंट इसी के प्लेन में होता है। मैंने बोला था कि इन दोनों के प्लेन कंटेनिंग पे ही परपेंडिकुलर हो जाता है वो वेक्टर। अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ए क्रॉस बी करोगे तो इधर की तरफ आएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा ए प्लस बी पे भी। लेकिन ये नहीं होगा, पी क्रॉस क्यू जो होगा उस पे आर परपेंडिकुलर कहां से होगा भैया, वो पी क्रॉस क्यू करोगे तो वो और आर दोनों पैरेलल होगा ना कि परपेंडिकुलर होगा। तो ये ट्रू नहीं है, ये पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्योंकि पी क्रॉस क्यू करोगे, पी मान लो ये है, क्यू मान लो ये है,
तो P क्रॉस Q मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल से निकलता है, फिंगर इधर पाम इधर, क्रॉस करो ये इधर आया, मतलब ये वेक्टर है वो R। तो क्या ये जो खुद जो वेक्टर है P क्रॉस Q वो इधर ही आया, और R जो है वो भी इसके परपेंडिकुलर ही होता है। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो पैरेलल हो गया ना यार, दो वेक्टर अगर ऐसे गया तो। समझ आएगा नहीं आया ये वाला चीज, जल्दी से कमेंट करके बताओ। नहीं दिक्कत हुआ तो एक बार और सुनो इसको, कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला डेफिनेशन है, जो वेक्टर होगा वो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी, एंड प्लेन कंटेनिंग P एंड Q। ठीक, और इसको कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। चलिए अगला वेक्टर के ऊपर एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये इस सबसे बिल्कुल वरीड मत हो ना कि ये सर कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, नहीं है। बस आप ये समझो कि ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में एक दो बार आ चुका है, एम्स में आ चुका है, तो ये कभी भी आ सकता है। पॉइंट है कि क्या इस क्वेश्चन से आप सीख पा रहे हो, क्या ये कर पा रहे हो। तो जल्दी से इसको पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर बताना कमेंट करके जल्दी से। अब मैं करता हूं, देखते हैं क्या है सर इसमें। बोल रहा है ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर बराबर का है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अगर दो वेक्टर है, मान लो ये a है और ये b है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो a माइनस बी क्या होगा, देखो a माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ऐसा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो इसको भी स्क्वायर करो और इसको भी स्क्वायर करो, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर नहीं होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा है नलायकों, तो ये वेक्टर का रिजल्टेंट का स्क्वायर है, तो बस रूट खत्म होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, यस बात समझ में आ गया। इसका देखो जल्दी से, ये जब देखोगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया। अब देखो, अब क्वेश्चन वालों ने बोला भैया ये बराबर है, तो बराबर कर दो ना, ये भी लिख दो ए स्क्वायर, ये भी लिख दो ए स्क्वायर, ये भी लिख दो 2a स्क्वायर cos थीटा, और इसको नीचे कर दो, ये भी हो गया ए स्क्वायर, ये भी हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा भैया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए और बी मैग्नीट्यूड है, मान लो वो ए के बराबर है, मान लो वो बी के बराबर है, क्या ही फर्क पड़ता है यार, यही तो क्वेश्चन वालों ने बोला हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। बोलो अब यहां पे देखना, ए स्क्वायर कॉमन लो निपटाओ, ए स्क्वायर कॉमन लो निपटाओ, ये हो गया 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 माइनस 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले लो, वो भी निपटा। इसको सॉल्व करना आता भी है तुम लोगों को या नहीं ये हो गया 1 प्लस cos थीटा और ये हो गया 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय 1। अब इसको तुम लोग जानते हो कितना आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कंपोनेंट डिविडेंड पता है तुम लोगों को, इसमें वही चीज ऐड कर दो और वही चीज सब्ट्रैक्ट कर दो, मजा आएगा लवा। तो एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट करो यही चीज, तो क्या आया देखो, 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां पे भी n स्क्वायर में 1 को सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसमें ये चीज ऐड करो, तो 1 प्लस cos थीटा में ये जो चीज है ये डिनोमिनेटर इसको ऐड करो, तो यहां पे क्या करोगे, इसमें ये ऐड करो। मजा आया। तो अब देखो ध्यान से चीजों को, ये cos थीटा, सॉरी गलत, -1 प्लस 1 खत्म, cos थीटा खत्म, तो क्या 1 प्लस 1 2 और ये cos थीटा 2, 2 cos थीटा बाई 2, तो यहां से आंसर निकल गया देखो, 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 2 खत्म, तो cos थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, cos इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1। मजा आ गया हो तो आंसर बता देना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बट इसमें कितना सारा चीज है देखो, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, कंपोनेंट डिविडेंड अंतिम समय में लगाना सीखा,
कॉस थीटा को सॉल्व करना सीखा, रिजल्टेंट को यूज करने में गलती करने में सीखा। तो इस तरीके से आंसर आ गया कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन नीट में कभी भी आ सकता है बेटवा, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, यस सर। अगला देखिए वेक्टर का अगला कहानी क्या है। तो वेक्टर में काफी कुछ कर दिया, अब एक दो क्वेश्चन खुद लगाना, अब मेरे से मत पूछो। अब मैं अगला चीज सॉल्व करता हूँ। क्या सर? अब मोशन इन अ प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जल्दी से एक बार फिर से खुश हो जाओ। मोशन इन अ प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे वाह सर, तो फिर से खुश हो जाए क्या? हाँ, खुश होने में तुम लोगों को समय लगाना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा, दिल भी बरसा देते हैं सर। हा क्या बात, तुम लोग मजा दिला देते हो यार, जबरदस्त मजा। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या होता है भैया? आई कैप जे कैप, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मोशन इन प्लेन का मतलब होता है कोई एक वेक्टर उसे इंडिकेट ना कर पाए। एक वेक्टर जो इंडिकेट कर पाता है तो वो तो तुम्हारा फटाफट से समझो वो यूनिडायरेक्शनल हो गया। मोशन इन प्लेन का मतलब है कोई पार्टिकल का जो पाथ है वो एक प्लेन में होना चाहिए, यानी कि पार्टिकल ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए सर? तो पाथ जो पार्टिकल का होगा वो प्लेन वाला होना चाहिए। जैसे ये कोई प्लेन है तो ऐसे पार्टिकल चलना चाहिए, ऐसे पार्टिकल चलना चाहिए। ये पाथ पे अगर चल रहा है तो इसमें किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट डिफाइन करने के लिए दो वेक्टर की आवश्यकता होगी। समझना, समझ रहे हो कि नहीं? पाथ जो ट्रेजेक्ट्री, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री कैसा होना चाहिए? एक कर्व होना चाहिए, तभी प्लेन मोशन से इंडिकेट होगा। पता है समझ में कि नहीं? तो कोई पार्टिकल प्लेन मोशन में चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको कौन डिसाइड करता है? इसका ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। अगर वो इक्वेशन दो डिफरेंट वेक्टर के बिना नहीं डिफाइन हो पा रहा है तो वो तुम्हारा क्या है? प्लेन मोशन। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर? अब प्लेन मोशन के लिए क्या होता है ये देखो। अभी तक तुमने पढ़ा है कि यार पार्टिकल है उसमें एक वेक्टर है, आई कैप से डिनोट कर दो, जे कैप से, के कैप से, या आई जे के कैप का भी रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। एक सिंगल वेक्टर भी तो हो सकता है स्पेस में जो कि आई जे कैप तीनों से हो, आई जे के तीनों से। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेन स्पेस मोशन हो गया, ऐसा नहीं है। वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। तुम्हारा जो प्लेन है उसके बाहर हो सकता है वो। लेकिन तुम्हारा प्लेन मोशन का क्या मतलब है भाई? तुम्हारा प्लेन मोशन का मतलब होता है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ट्रेजेक्ट्री में एक्स वाई इस तरीके की चीज होनी चाहिए। पाता रहे समझ में? दो डिफरेंट वेक्टर के बिना ये नहीं हो सकता, दो डिफरेंट डायरेक्शंस के बिना ये नहीं हो सकता प्लेन मोशन। तो प्लेन मोशन का एक बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें किसी पार्टिकल को तुम फेंकते हो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, है कि नहीं? ये प्लेन मोशन का एक बेस्ट एग्जांपल है थीटा एंगल पे। इसमें दो कंपोनेंट लेते हो, एक होता है यू कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन की तरफ, और ये होता है यू साइन थीटा किधर? वाई डायरेक्शन की तरफ। और पार्टिकल में धरती माता का जी भी लग रहा होता है। ये पार्टिकल का जो मोशन होता है, ऐसे किसी चीज को फेंकते हो तो ये एक ऐसे कर्व की तरह यहाँ पे आके गिरता है, जिसको ये आइडियल प्रोजेक्टाइल के नाम से जानते हो। तो मैंने अभी सिखाया कि कभी भी कोई भी प्लेन मोशन अगर ले रहे हो उसके लिए एक्स वाई इस तरीके से अलग अलग पार्टिकल में होगा। तो इसीलिए प्लेन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि अब इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी बराबर यू प्लस ए टी वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस है, बट एक्स में अलग है और वाई में अलग है। एक्स हैज नथिंग टू डू विद वाई। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। गैलीलियो ने बताया था कि दो डिफरेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले को अगर तुम ब्रेक कर दियो तो इसको कोई भी मतलब नहीं है इससे और इसको कोई भी मतलब नहीं है इससे। तो हमने किया क्या? प्लेन को हमने एक बार सीधा चला दिया और एक बार मोशन ग्रेविटी करा दिया। हमने मोशन ग्रेविटी भी पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में और सीधा चलने वाला भी पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में। तो हो गया प्रोजेक्टाइल खत्म। प्रोजेक्टाइल में इतना ही होता है क्या सर? यस, यही करूंगा अभी देखना। तो कोई भी पार्टिकल है जिसको यू साइन थीटा से फेंका, यहां से कल सिखाया था, अगर यू से फेंका तो कितने देर में ऊपर जाके नीचे आता था? 2u बाई जी में। तो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u बाय ए वाई मतलब जी। अरे बाप रे बाप, हाँ, क्योंकि टाइम पीरियड जो होगा
कितनी देर में पार्टिकल यहाँ पे डिसाइड करता है, ये तो कल ही बताया था। तो मान लो u वेलोसिटी से 10 मीटर से किसी चीज से पार्टिकल को फेंका तो कितनी देर में ऊपर जाके नीचे आता था, 2u/g। u क्यों लिखते थे, क्योंकि ऊपर वाला वेलोसिटी था, यहाँ पे u y लिख दो। इसका मतलब y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम पीरियड। गेटिंग? ये क्या होगा, 2u/g। कितना मजा आ रहा है बताओ मुझे। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 2u, y का वैल्यू u sin थीटा है g। अरे वाह सर, मजा आ गया। सिमिलरली ये वाला चीज हो जाएगा h max। ये h max क्या होता था, याद करो कल के डेट में। सर h max भी यही वाला पार्टिकल ट्रेवल करता है, हाँ। तो u²/2g। इस बार क्या लिखोगे, u² मतलब ऊपर वाला uy का स्क्वायर। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर दी सर, मजा दिला दिया सर। तो u का मतलब u sin थीटा का होल स्क्वायर, तो u² sin² θ/2g। बोलो। अरे मैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी सॉल्व कर रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल अपने आप सॉल्व हो रहा है। मोशन अंडर ग्रेविटी तो सॉल्व कर रहा हूँ यार, प्रोजेक्टाइल अपनी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए एंड टाइम पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबल y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए ये वाला वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। जिधर चल रहा है वो वाला वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है गैलीलियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोथ द डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अगर पार्टिकल को तुमने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, इसके वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, उसके बाद इसके मोशन को कोई मतलब नहीं है। x हैज नथिंग टू डू विद y और y हैज नथिंग टू डू विद x। अरे समझ में एलो कि नहीं एलो, का एलो? नथिंग टू डू विद का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं भैया, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे गर्लफ्रेंड को, तुम्हारे गर्लफ्रेंड को नथिंग टू डू विद एक्स, अब क्या पता वाई से मतलब हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इधर आ जाओ, नीट का एग्जाम बेटा अभी कोई काम नहीं देने वाला है, इधर अभी सिर्फ AA स्टार काम देने वाला है। तो आदित्य आनंद के बातों को ध्यान से सुनो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, और खुश रह के, और खुश रहना है और दिल से एकदम तगड़ा काम करना है, ठीक है ना? टेस्ट दिए थे कल तुम लोग? हाँ, कितने लोग दिए थे टेस्ट, बताओ कमेंट करके, कर क्या रहे हो, दिए थे सही में? इंप्रूव हो रहा है टेस्ट देने से मार्क्स वार्क्स की नहीं, या ऐसे ही हवाबाजी हो रही है? हो रहा है, चलो फिर बढ़िया है। टेस्ट देने से ही होता है बेटा, टेस्ट जितना दोगे उतना गलती पता चलेगा, और जो नीट में गलती करोगे वो अभी कर लो, और जो गलती किया उसको सीख भी लो, तो एकदम ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ेगा। यही एक सीधा सा बात है। देखो पता है तुम लोगों को, इस दुनिया में ना जो चीज सिंपल है, सरल, वही लोगों को समझ नहीं आता। लोग बड़े बड़े हाईफाई चीज समझने की कोशिश लगे रहते हैं, लेकिन नीट कैसा पूछ रहा है, आसान आसान क्वेश्चन। 50 में से 50 क्वेश्चन पूछेगा नीट, इसमें से 45 तो तेरे को करने का है। 45 में से 42 क्वेश्चन ऐसा होगा जो अभी 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ उसी में से आएगा। अच्छा, ये लास्ट के 27 दिन में आप जो 1-1 घंटा 27 घंटा पढ़ाओगे, उसी में से सर 30 घंटे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा नीट। अरे नीट का पेपर आएगा ना उस दिन ये सारे क्लास नोट्स जो दूंगा उसको मिला के सामने रख के देखना, मैच करेगा क्वेश्चन। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अरे 10 साल में चेंज नहीं हुआ तो आज क्या खाक चेंज होगा? ये कन्विक्शन है अंतरात्मा से, समझ रहे हो कि वही होगा। लेकिन तुम्हें ये चीज समझ नहीं आएगी। तुम्हें जो बोल रहा हूँ ना, हर एक ऑल्टरनेट डे टेस्ट दो, टेस्ट देके सिर्फ क्या करो, रिवीजन करो, उसके बाद उसमें जो भी मिस्टेक करते हो उसके ऊपर वर्कआउट करो, फिर से दूसरा टेस्ट दो, तुम्हारे मार्क्स इसी से इंप्रूव होंगे। लेकिन ये सीधा सा बात तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। पता है तुम क्या करोगे, सारा दिन बैठ के नोट्स रिवाइज करते रहोगे, टेस्ट नहीं दोगे। तुम में से आधे लोग जो सुन रहे हैं ना वो पक्का टेस्ट नहीं देते हैं। ऑल तो मुझे मुझे जो देते हैं वो मुझे मैसेज करता है, सर मैंने टेस्ट दिया मेरे इतने आए, सर मैंने ये इंप्रूव किया, मजा आया सर, अच्छा लगा, कोई बात नहीं है सर, इस बार थोड़ा सा कम हुआ, अगले बार फाइट मारेंगे। वो बच्चा जो टेस्ट देता है वो जरूर मेरे को मैसेज करता है। लेकिन तुम लोग खूब देखते हो, अप्रिशिएट खूब करते हो, वाह वाह, तालियां 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 दर्ज की तरह, क्या मजा आ रहा है ना? लेकिन मजा तो आ रहा है, टिप तो दिखा रहे हो ई करके, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो। तो करना शुरू करो, आज भी फुल सिलेबस टेस्ट दो, नहीं आएगा मार्क्स कोई बात नहीं, गलती क्या करोगे उसको ठीक कर लो, कल देखना पक्का मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। करो, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो बस निपटने के लिए तैयार रहना। वो भी खुश हो गए दिल से। चलो इधर नालायको और नालायक किनियो इधर। तो ये तो सर टाइम और ये निकल गया, रेंज बता दो सर। रेंज के लिए बेटा किधर की तरफ है, इसको बोलती है दुनिया रेंज बेटा। तो रेंज के लिए क्या होता है, ux इंटू टोटल टाइम, तो ux इंटू टी होता है, देख लेना। क्यों सर भैया? क्योंकि यार ये एक्सेलरेशन इधर होता नहीं आइडियल प्रोजेक्टाइल में। इधर एक्सेलरेशन दिख रहा है क्या तेरे को? नहीं। इसका कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं।
तो यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, टी कितना है, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो क्या आएगा, लिख दूं, हाँ सर, 2 बार यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा बोलते हैं, ज्यादा टेंशन मत लेना, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, जी। ये तीनों फॉर्मूला तुम सबको रटा होगा, जिनको नहीं होगा उनको याद हो गया होगा। अब पॉइंट ये है कि सर कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया चीज पूछता है प्रोजेक्टाइल में नीट वाला, कि भैया ये बताओ कि दो पार्टिकल को फेंका सेम इनिशियल वेलोसिटी से, एक को फेंका इधर, एक को फेंका यहां से थीटा एंगल पे, एक को फेंका यहां से अल्फा एंगल पे, दोनों को फेंका यू यू। अब पूछा है कि क्या कोई ऐसा कंडीशन है जिससे दोनों का रेंज बराबर हो जाए, यस बराबर हो जाए, दोनों का रेंज बराबर हो जाए, R1 बराबर R2, ये संभव है कब, इफ ये दोनों का सम हो जाए कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाए, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश में, समझ आएगा कि नहीं आया, समझ आया नहीं आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको बेटा। तो ये R1 और R2 इसका रेंज देखो इधर, खूब चू टक चू, दोनों बराबर हो गया ना, कब होगा, जब ये दोनों मिलके 90 हो। अगर ऐसा होता है तो रेंज बराबर होता है। मैक्सिमम हाइट के बारे में कमेंट कर सकते हो क्या, बताना मुझे, मैक्सिमम हाइट के बारे में कमेंट कर सकते हो क्या, सोच के बताओ, मैक्सिमम हाइट के बारे में बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। देखो मैंने अभी लिखा है एच मैक्स के लिए y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, एच मैक्स के लिए y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जिसका y कंपोनेंट ज्यादा उसका मैक्सिमम हाइट, बोलो हाँ या। तो ये जो y कंपोनेंट है, ये जो y कंपोनेंट है देखना जरा सा, इसमें ये वाला एंगल है, सुनना, तो ये जगह u cos अल्फा u cos थीटा, ये क्या हो जाएगा u sin अल्फा, और एक हो जाएगा u sin थीटा, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, sin अल्फा sin थीटा लिखा हुआ है। sin थीटा और sin अल्फा, sin एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये समझ में आता है तुम लोगों को, इंक्रीजिंग का मतलब ऐसे, इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हो ये वैल्यू बढ़ता है, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हो ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, कब तक, 90 डिग्री तक, तो 90 डिग्री से छोटा ही तो है एंगल, u है बराबर, तो जिसका एंगल होगा बड़ा उसका साइन होगा बड़ा, तो साइन अल्फा इज ग्रेटर देन साइन थीटा, और u दोनों में है, यानी कि u साइन अल्फा इज ग्रेटर देन u साइन थीटा, इसीलिए मैंने पहले वाला का ये जिसका अल्फा एंगल है उसका बड़ा हाइट दिया था, और जो चुटकी वाला है उसका चुटकी एंगल दिया था, क्योंकि दोनों का u बराबर है। मजा आया। तो ये जो इस अल्फा वाले का जो हाइट होगा वो ज्यादा होगा थीटा वाले का हाइट से। अरे ये समझ आयो कि नहीं आयो, या मस्त मजा आयो, जल्दी से बता दो बेटा। हाँ सर, इसीलिए आपने फोटो ऐसा बनाया था और ऐसा बनाया था, यस फोटो ऐसा बनाने में ये रीजन था कि मैक्सिमम हाइट किसका ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा है, तो एच ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन एच ऑफ थीटा। मजा आया अच्छा से तगड़ा से, तो जल्दी से बता दो, एच ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन एच ऑफ थीटा, बोलो, कोई कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, एकदम सेट, सब कुछ मजे में, एच ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन एच ऑफ थीटा, ये है कहानी भैया पूरा का पूरा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े, आ जाओ दोस्तों, दोस्तों इधर आ जाओ। अब ये सारा चीज तो सर प्रोजेक्टाइल का कर दिया आपने, और ये मोशन इन अ प्लेन के बारे में बता दिया, एक्स अलग वाई अलग, यही चलता है इसमें, यानी कि एक्स में भी इक्वेशन चलेगा वाई में भी इक्वेशन चलेगा, ये दोनों बराबर भी कर दिया। सपोज करो ये पूछेगा कोई तुमसे कि रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम तब होगा, अब ये जो ताकत यू स्क्वायर और जी तो यार फिक्स चीज है, ये साइन थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाए, साइन का किसी भी एंगल के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो आर मैक्स होगा यू स्क्वायर बाई जी। ये किताब ना एक पेज नीचे गिरा हुआ है, बार बार मेरे को परेशानी कर रहा है, इसको प्रणाम करो और साइड रख के इधर आ जाओ। तो यहां पे साइन 2 थीटा का वैल्यू ये तब होगा जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होगा,
वन कितने पे होता है? साइन 90 डिग्री पे। इसीलिए वो जो जैवलिन थ्रो वगैरह तुम लोग देखते हो ना, उसमें तुम लोग बोलते हो कि थीटा को अगर 45 डिग्री रखोगे, 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, तब जो होगा रेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा जब थीटा 45 डिग्री पे टक। लेकिन याद रखना वो ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए है, ना लाइक सब कहीं के। वो आदमी का हाइट कुछ हो जाता है, आदमी का हाइट से फेंकने का 45 डिग्री एंगल नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? जैवलिन थ्रू में अरे ये ग्राउंड से फेंक के ग्राउंड तक। अब जब जब जैवलिन थ्रो वाला करता है थ्रो, तो फेंकता तो यहां है, लेकिन ग्राउंड तो नीचे है ना, उतना बंदे का हाइट है ना। किसी हाइट से थ्रो करने वाला एंगल अलग है भैया, तो वहां पे 45 नहीं आएगा। समझ आया कि नहीं आया? बड़ा अच्छा सा कुछ पेपर वाले ये सब छाप दिए थे पिछली बार, तो मैं देख हंस रहा था अब समझ आया कि फिजिक्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट था समझ आया कि नहीं आया तुम लोगों को? समझ आया यार क्या बोला? अरे यार प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए 45 डिग्री पे होता है, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट होता है ना यार, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। अरे भैया यहां से फेंक दियो, यहां से तो 45 डिग्री थोड़ी होगा यार मैक्सिमम रेंज के लिए, क्योंकि यहाँ पे के लिए 45 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गिरता है, वो जाके जमीन पे गिरता है। अरे हाँ सही बोल रहे हो सर आप। ये कितने को समझ में आया जल्दी से बताना, तो हंस के बताना पक्का सर छापने वाले को फिजिक्स नहीं आता होगा, है कि नहीं? वो सही बात है, आदित्यानंद से पढ़ा नहीं होगा ना, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ 5-10 साल 15 साल 10 साल से, लेकिन वो तो समझ ही गए हो तुम, बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा, इधर आ जाओ। ठीक है दोस्त और दोस्तियों, चलो इधर आ जाओ। अब क्या है सर, अब मजेदार चीज बता रहा हूँ, इधर आ जाओ प्रोजेक्टाइल का खेल खत्म, इतना ही है क्या? हाँ, और क्या लोगे तुम? इतने में तुम्हें शांति नहीं मिली? इतने से खेल खत्म कर जाएंगे? तो एक ही साइड, एक साइड क्यों रख रखे हो? अरे रुक, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे फिर। अब क्वेश्चन आ जाएगा, जल्दी जल्दी देख। ए बेटवा बेटवा, एक छुटकू क्वेश्चन या पर को क्वेश्चन, छुटकू छुटकू छुटकू, ये देखो, पॉज करके सॉल्व करो। बोल रहा है particle is projected with the velocity 50 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal from the ground। अरे वाह क्या बात है, मजा दिला दिया बेटा तुमने। 50 से जा रहा है 60 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा 50 cos 60। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 25 इसीलिए लिखा, बाद में मत रोने लगना कि 25 कैसे लिख दिया सर। अरे cos 60 लिखा, sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 25 √3, sin 60 √3/2 होता है। बोल रहा है द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी विल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये ऐसे देखो, ये धीरे 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 गिरेगा नीचे की तरफ, देखना धीरे 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 नीचे गिर रहा है। तो एक टाइम आएगा जब एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। एक टाइम आएगा जब एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। एक टाइम होगा जब एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जब ये एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। 45 डिग्री जब हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर बराबर हो जाएगा। 45 डिग्री जब हो जाएगा, तब ये और ये दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। ये तो कंफर्म पता चल गया। ये कितना होगा उससे मतलब नहीं है, पूछ रहा टाइम बताओ। अब ये जो होगा, मान लो ये हो जाएगा v, तो ये v cos 45 हो जाएगा v/√2, और ये हो जाएगा v cos 45 v/√2। ये v का वैल्यू तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। जब पार्टिकल को तुमने फेंका था, धरती माता का जी तो नीचे ही लग रहा था, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना है, 0। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब इसका जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल में वो कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि 25 और v/√2 बराबर होगा। तो 25 और v/√2 जब बराबर होगा, तो ये लिखोगे 25 इज इक्वल टू v/√2, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25√2। अगर ये v 25√2 होगा, तो ये हो जाएगा 25, वैसे भी देख लो ये दोनों बराबर होगा, और ये भी हो जाएगा 25। यानी कि क्वेश्चन एक ऐसा हो गया है कि कोई पार्टिकल है 25√3 वाला इनिशियल वेलोसिटी, कितने समय के बाद उसका वेलोसिटी 25 हो जाएगा यदि धरती माता का जी नीचे लग रहा है। यही क्वेश्चन हो गया बस। तो क्या लगाओगे, एक्स अलग और वाई अलग। ये वाला टाइम निकालने के लिए ये वेलोसिटी किसी के पास था वाई डायरेक्शन में, अब वेलोसिटी हो गया 25, और वाई डायरेक्शन में ये रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ये वेलोसिटी घट रहा है। देखो कितना आसान हो गया समझना।
25√3 से कोई जा रहा था, अब हो गया 25, और ये घटा क्यों? क्योंकि ये नीचे लग रहा है 10, तो 9.8 है, 10 लेके लगा दो, तो y डायरेक्शन में इक्वेशन लग रहा है। देखो इसीलिए बोला था मैं x अलग y अलग, तो vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। vy कितना है 25, uy कितना है 25√3, ay कितना है -10 इंटू टी, यही तो निकालना है, इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 25 कॉमन ले लो, √3 - 1, अरे समझ आया ही नहीं आया, ये 25 उधर गया, 25 कॉमन आ गया, तो √3 - 1 लिख लो, तो √3 को लिखो 1.73, 1.73 - 1 तो हो गया 0.73, क्या बोलते हो 0.73। मजा आया सर। अब समय क्या ज्ञान प्राप्त करो समय का, टी जो होगा वो क्या होगा, ये 10 भी नीचे चला जाएगा, तो 25 इंटू ये 73 लिख 27 क्यों लिख दिया यार, मैं पगला गया, 25 ये वाला इंटू ये पॉइंट उड़ा दोगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और ये 10 नीचे गया तो नीचे 1000 हो गया। मजा आया, बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 73 को 25 से मल्टीप्लाई आना आता है नहीं आता है तुम लोग को, सही कर रहा हूँ क्या? अरे गलत कर दिया आदित्य आनंद, अरे आदित्य आनंद गलत कर दिया, 25 और 73 नीचे लिखो, ये ज्यादा बढ़िया, ये 75 लिख दो और ये 175, सही कर रहा हूँ ना यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, जल्दी बोलो, सही कर रहा हूँ। ये हो गया 5, ये हो गया 7 5 12 2 1 8 1, और ये 3 जीरो के बाद यहाँ तो 1.8 हो गया भैया, 1.8 सेकेंड के बाद ऐसा हालत हो जाएगा। कहीं है कि नहीं आंसर, ये लो बड़ा ही अच्छा आंसर मिला यार, 1.83 सेकेंड के बाद, यानी कि 1.83 सेकेंड के बाद हो गया। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि y डायरेक्शन में इक्वेशन अलग लगता है यहाँ पे, और x डायरेक्शन में इक्वेशन अलग लगता है यहाँ पे। बोलो मस्ती में खेल रहे हो क्या तुम लोग, पक्का? खुश हो जाओ, जीवन में ऑलवेज खुश रहा करो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हें दिया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर इधर वाला लाइन क्यों छोड़ा था, तो बताया था ना क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगा। तो अब देख इधर ये क्या हो गया यार, दिल खत्म हो गया, दिल नहीं खत्म होना चाहिए। इधर ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बताने के लिए सॉल्व किया। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन? ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या, एक्स और वाई, तो उसमें एलिमिनेट करना होता है किसी चीज को। किसे एलिमिनेट करते हैं? टाइम नाम के वेरिएबल को। अगर टाइम वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो किसी भी आर्बिट्री टाइम पे, मान लो अगर ये x, y कोऑर्डिनेट पे है, कुछ दूरी तय किया x, कुछ दूरी तय किया y, इसका ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है x और y में रिलेशन। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² बाय 2u² cos स्क्वायर थीटा। दुनिया cos स्क्वायर को sec स्क्वायर थीटा भी ऊपर लिख देती है। एक दूसरा ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन भी तुम समझ सकते हो। दूसरा ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन के लिए यहाँ पे समझो, इसी को x tan थीटा को कॉमन लेते हैं, तो इसको x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर भी होता है। y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर भी होता है। क्या ये बात समझ में आया बेटा? मजेदार। बोलो मजेदार, दमकदार, चमकदार, सब समझ में आया? आइए देखते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, बड़ा मजेदार। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा जरा देखो, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन जो होता है वो एड्रेस है इसका, किसी भी पार्टिकल का। इस ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से कुछ भी निकाल सकते हो तुम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये दो चीज निकल गया तो कुछ भी निकाल दो फिर तो, क्योंकि कोई भी चीज में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है और थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी है थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी है थीटा है, जी का वैल्यू तो 10। तो इसीलिए ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन एड्रेस ऑफ द पार्टिकल है। किसी का एड्रेस मिल गया मतलब घर पे चले जाओ, घर पे चलो जाओ, नाश्ता भी कर लो, चाय भी पी लो, पानी भी खा लो, क्या पता रात भर रह भी जाओ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको एड्रेस। ये एड्रेस है किसका, पार्टिकल का। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u² cos स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। क्या है, रेंज। u क्या है, u है ऊपर वाले में इनिशियल वेलोसिटी है। बोलो आ रहा है समझ?
मस्त मजा आ रहा है तुम लोगों को तो जरूर यार कमेंट, अरे यार शेयर वेयर कर देना अपने इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह, तभी तो मजा आएगा। देखो हम जो मेहनत कर रहे हैं रात भर, ये जो 1 घंटा में तुम्हें पूरा वेक्टर मिल गया, प्रोजेक्टाइल आधा हो चुका है, क्वेश्चन करवाए जा रहा हूँ, रिलेटिव भी बता दूंगा खेल खेल में, ये क्या मजाक है? 10 घंटा मेहनत किया हूँ तुम्हारे लिए, समझ आया कि नहीं आया? नहीं तो ये है जो 5 क्लास तुम वेक्टर पढ़े होगे, 8-10 क्लास तुमने मोशन इन प्लेन पढ़ा होगा, 2-3 क्लास तुमने वो क्या बोलते हैं उसको यार, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा, ये जो 11 3 14 और क्या था 5 कितना हो गया 19, ये 19 लेक्चर का चीज 19 × 2 कितना होगा 38 आवर्स का कंटेंट, ये 1 घंटे में तुम्हें मिल रहा है, भोज लग रहा है क्या तुम्हें? मेहनत है, खून जलता है आदित्य आनंद का, हाँ, और वो भी इतना खुश खुश होकर पढ़ा रहा हूँ, बता 1-2 काम तो करना ही चाहिए तुम लोगों को, क्या बोलते हो? कर लेना इसको, ठीक है, शेयर कर देना, तभी तो कमेंट वमेंट आता है तो हमें एनर्जी मिलती है, और कोई बात नहीं है, समझ रहे हो ना बेटा? और पूरा कराऊंगा 11 और 12 1-1 घंटे में, मजे मजे में, और मूड भी फ्रेश होता रहेगा, तुम्हें बताता भी रहूंगा कि टेस्ट दिए नहीं थे तुम कल, आज तुम्हें टेस्ट भी देना है, ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखना। चला जाए इधर अब एक्शन में, तो इस पे क्वेश्चन नहीं हो जाए सर एक, चलो तुम लोग चाहते हो तो कर ही देते हैं। आ जाओ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन करो, तुम पढ़ो इसको, पढ़ो 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 पढ़ो। देखो अब ये सब देख के ना हड़बड़ा मत जाना, ये इसीलिए करवा रहा हूँ 2023 में एनटीए ने क्या पूछा, एनटीए का दिमाग कहाँ चल रहा है वो सोचो। अब ऐसा थोड़ी कि एनडीए ने नीट का टीम अलग बना रखा है, जेई मेन का, अरे एक ही टाइप के टीचर होंगे यार, समझ रहे हो कि नहीं? वहां नहीं चलेगा अलग टीचर, एक ही टीम बना रखा होगा, पेपर बनाता होगा सारा साल भर बैठ के वो, तो यही कर रहा है, पेपर उसके पास बने पड़े हैं, समझ रहे हो? क्वेश्चन क्वेश्चन इधर तो उधर उधर से, तो ये क्वेश्चन अगर आया हुआ है एनडीए ने पूछा है तो ये कभी भी नीट में आ सकता है, तो चुपचाप इसको पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर ले बिना दिमाग लगाए हुए। तो ये देख y इज इक्वल टू क्या है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर ध्यान दे दे बेटा, ध्यान दे दे थोड़ा। तो पूछ रहा है कि कोई भी ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल जो है वो ये गिवन है, यहाँ पे पता टेन थीटा के बदले क्या दिख रहा है 1, तो लिख ले कंपेयर करके टेन थीटा का 1 कितने पे होता है 1045 डिग्री पे, तो ये ले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुरंत से निकल गया 45 डिग्री, मजा आ गया। ये 45 डिग्री सटाक से पुट कर दे यहाँ पे, सटाक से पुट कर बिना कुछ किए, और ये वाला जी को उठा के टकाक से नीचे कर दे। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं, देख इधर देख इधर देख इधर, बड़ा इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर क्या है, ये जो 20 है इसको मैं किससे इक्वेट करूंगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर कितना हो गया 1/2, और ऊपर में क्या है ये सब के बदले कितना है भैया, ये जी को इसके नीचे करो, तभी तो नीचे 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 इसके नीचे नीचे, सीखो, ये जी इसके नीचे करूंगा ना तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे जी, इसके नीचे जी, जी 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 का वैल्यू कितना है 10। ये चीज कितनों को समझ में आया, इसका वैल्यू 20 है, अगर ये समझ गए ना तुम तो डबल ए आर्मी बन गए हो, तुम डबल ए आर्मी हो तुम। कंपेयर किया इसको इससे, टेन थीटा के बदले कुछ नहीं था तो 1 छुपा हुआ है 1 लिख दिया, 45 डिग्री निकल गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर है तो इस जी को इसके नीचे रख दे, अरे आया नहीं आया, इस जी को उठा के, ये क्या होगा सर, इस जी को उठा के इसके नीचे रख दे तो भी ये जी यहीं पे चला जाता है, आया मजा? अब ये नीचे नीचे वाला चीज सब किसके बराबर है बताओ, 20 के बराबर है, तो नीचे वाले को 20 के बराबर कर दो, क्या हुआ 2u स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर बाई जी, तक सेट हो गए हो क्या, जल्दी से बता दो सर हम सेट है, तगड़ा सेट हो या ऐसे ही तगड़ा सेट है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो 20 × 10 कितना हो गया 200, तो u का वैल्यू कितना हो गया, यू स्क्वायर का वैल्यू रखोगे क्या, मैक्सिमम हाइट पूछा, यू स्क्वायर का ही वैल्यू रखो, तो यू स्क्वायर का वैल्यू 20 × 10 हो गया 200। अभी पढ़ाया है बचवा, अभी पढ़ाया है बचवा कि अगर तुम्हें थीटा पता है और यू पता है, इसका जो मैक्सिमम हाइट होता है उसका फॉर्मूला अभी तो पढ़ाया था, कितना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, अरे यू वाई का स्क्वायर बाय 2g भैया, तो यू स्क्वायर का मतलब 200, साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर तो 1/2, और 2g यानी कि 2 × 10, तो भैया क्या हुआ, ये खुपचू एंड ये टकचू, खुपचू खुपचू और ये टकचू, तो कितना हो गया 5 मीटर, कितनों को मस्त वाला मजा आ गया, 5 मीटर इज द आंसर।
तो ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशंस को यूज करके भी क्वेश्चन आ सकता है, हॉरिजेंटल में वेलोसिटी बराबर होता है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होता है उस पर भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रोजेक्टाइल का, जल्दी देखिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चंस खूब आता है नीट में। ऑल्दो ये फिर से एनटीए का क्वेश्चन है, देख लो एनटीए का क्वेश्चन है 2023, तो ये फिर से आ सकता है नीट में, और ऐसा बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए बोल रहा है स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया बेटा। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यू यहाँ पे, टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में तो इसका यही है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हो गया हाफ एम यू स्क्वायर। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा u cos 30 यही होगा। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये u cos 30, तो इस जगह u, और cos 30 का वैल्यू कितना हो गया बेटा, इस जगह √3/2। cos 30 कितना होता है, सही बोल रहा हूँ मैं, √3/2। cos 30 कितना, sin 30 1/2, और cos 30 √3/2। तो ये हो गया √3u/, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, और नीचे क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा √3, अच्छा इसका स्क्वायर करके क्या करोगे, लिख ही दो सीधा। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, ये हो गया u स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो अब खुबाच खुबाच करने में समय मत लगाओ, खुबाच खुबाच टकाक 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 टकाक, नीचे 3 बचा, तो ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4:3। क्या मजा आया क्या, कितने लोग एकदम एंजॉय कर रहे हो। ऐसे ही खूब सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे, किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। चलो एक और कराता हूँ, ठीक है ना, चलो एक और कराता हूँ। वैसे खूब सारे होमवर्क दे दूंगा मैं, SW लिख दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। SW, चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखो। तो इसमें तुम लोगों को से मैं चाहता हूँ कि तुम आंसर 4 डालो। 4 हो तो देखते हैं, ये भी अभी पूछा है रिसेंटली, फिर से NTA ने पूछा है, देख रहे हो। जल्दी से बताओ तो इसका आंसर, तो समझ जाऊंगा कि मैं तुम लोग 4 हो। एकदम खोपड़ी चल रहा है तुम्हारा, तब तक एक घूंट पानी पी लो, एक घूंट पानी जल्दी से। हो गइल बा, हो गइल बा, देखा तारा भैया लोग, अरे देख ले बेटवा, की करी छी, देख ले, एन्ने एन्ने आब के देख ले, समझ ली ना बेटवा। द रेंजेस एंड द हाइट फॉर 2 लिखा हुआ है यार, ये 2 प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, एंगल्स 45 डिग्री एंड 48 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक कितना निकाला 42 भैया, 45 क्यों लिख रहे हो आदित्यानंद, 42, और दूसरा कितने पे निकाला 48 पे, थोड़ा सा आगे कर दो, ये 48 पे, ठीक है 48, ओके, दो अलग अलग। बोल क्या रहा है, विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। तो किसका वाई कंपोनेंट ज्यादा होगा, 48 वाले का। 48 कब है, दूसरे वाले में। तो जिसका y कंपोनेंट ज्यादा होता है उसका हाइट ज्यादा होता है, तो h2 जो होगा वो बड़ा होगा h1 से, यही अभी सिखाया था मैंने। और इन दोनों का सम 90 है क्या, 42 + 48, देखो 90 है क्या, हाँ। तो क्या होगा, ये दोनों ऐसे करेंगे, ऐसे, देखा, दोनों का रेंज सेम होगा क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। और हाइट जिसका ज्यादा होगा, जिसका साइन कंपोनेंट ज्यादा है, क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यही एक कॉन्सेप्ट अभी तुरंत सिखाया था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे ये वैल्यू बढ़ता है साइन का। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू बढ़ेगा, 48 डिग्री के लिए ज्यादा होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सेम है। और हाइट के लिए y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, u y² / 2g, दिस इज हाइट, हाइट मैक्स।
तो यू वाई मतलब ये वाला, तो यू कॉस यू साइन 48 और यू साइन 42, तो जिसका एंगल ज्यादा होता है 0 से 90 तक वो बड़ा होता है। अगर ये दोनों सेम हो तो 48 वाला बड़ा होगा, 48 दूसरे नंबर पे है तो इसलिए दूसरा का हाइट बड़ा होगा। तो रेंज तो बराबर इन्हीं दोनों में है, तो ये दोनों तो खत्म ही हो गया, और दूसरा का हाइट बड़ा है, बराबर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अभी। कितना तगड़ा डबल ए आर्मी बने हो तुम लोग, जरूर कमेंट कर देना कि डबल ए आर्मी जो है ना उसको तगड़ा डबल ए स्टार का फील मिल रहा है, और यहां से होता है गेम ऑन। तो काफी प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करी है, और भी चीज होता है जैसे कि कुछ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है, ऐसे फेंक दिया तो उसको अभी मोशन ऐसे करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल वो भी जमीन पे टकराएगा, जमीन पे टकराने वाला वेलोसिटी पूछ सकता है, उसका जो हाइट होगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, चलो आ जाओ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, आ जाओ इधर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आ सकता है नीट में, इधर देखो। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है, कोई प्रोजेक्टाइल है किसी हाइट से, एच हाइट से, मान लो कोई पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया यू वेलोसिटी से, तो ये क्या होगा, जमीन पे आके गिरेगा। क्या ये प्रोजेक्टाइल नहीं होता है, होता है। और क्या ये ऐसे सीधे गिरेगा, क्या कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे भी गिर सकता है एंगल पे। तो जब ये एंगल पे गिर रहा है भाइयों, इधर ध्यान से देखना, और जब ये एंगल पे गिर रहा है तो इसमें एक बड़ा ही तगड़ा चीज है कि पूछेगा स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या है। तो ये जो स्ट्राइक किया है जमीन पे, देखना इधर, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा, लेकिन फिर से एक्स कंपोनेंट हर एक जगह पे इसी के बराबर होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी को कोई चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन ही नहीं है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो धरती माता का जी नीचे ही लगेगा ना यार हमेशा। अरे वाह सर, मजा आ गया। तो जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है तो ये जो जमीन को टकरा रहा है, टकराने वाला टाइम कौन डिसाइड करेगा, किसी भी तरीके से। तो पार्टिकल को तुम, इसीलिए एक क्वेश्चन होता है हमेशा, अगर ग्रेविटी फ्री एयर रेजिस्टेंस वगैरह नेग्लेक्ट कर दो, दो पार्टिकल लो अपने हाथों में, एक को इधर फेंको एक ही इंस्टेंट पे और एक को छोड़ो, तो कौन पहले गिरेगा, तो दोनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे। ये फिजिक्स है, एक पार्टिकल को इधर फेंको और एक को जस्ट रिलीज करो, दोनों कौन कौन पहले गिरेगा, तो दोनों एक साथ जमीन पे गिरेगा। क्यों सर, क्योंकि दोनों का y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 है। तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है h, उसको कौन कवर करा रहा है, एक ग्रेविटी ही कवर करा रहा है। और y छोड़ दिया तो भी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यही है। तो छोड़ दिया था कल, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कल का मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हो ना, मोशन इन प्लेन में कल का मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, समझ आया ना। तो ये सब चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो ये टाइम कितनी देर के बाद जमीन पे टकराया था बताओ, √100/2h/g के बराबर, बोलो है ना, कितने देर के बाद जमीन पे टकराया था, √100/2h/g। तो अब कितना होगा, अब भी वही होगा भाई, अब भी √100/2h/g के बाद टकराएगा। सर इतना आसान होता है क्या फिजिक्स, अरे इससे भी आसान होता है, तुम आदित्य आनंद से पढ़े नहीं हो ना अभी तक। जब फुल ईयर कोर्स में अपन फिजिक्स पढ़ाते हैं ना बेटा, चाहे वो जेई एडवांस का फिजिक्स हो, चाहे वो जेई मेंस का फिजिक्स हो, चाहे वो नीट का फिजिक्स हो, चाहे वो दुनिया का किसी भी फिजिक्स हो, जो क्लास में पढ़ा दिया ना वही क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आता है। 10 साल से मेन के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन मेरे क्लास नोट्स के बियॉन्ड आया ही नहीं है। एडवांस में क्वेश्चन कुछ नया होता है, तो जो जो बंदा ऐसा देखेगा वो वहां फेंकू होगा, समझ आया नहीं आया, तो नहीं आएगा, क्योंकि वहां नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट वहां मैच करेगा बिल्कुल, जो पढ़ा रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट पे आएंगे। कॉन्सेप्ट कहाँ से नया बना देगा बे, थोड़ा खोपड़ी चाहिए होता है वहां पे, आईक्यू लेवल ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन फुल ईयर लॉन्ग जो बैचेज होता है, चाहे 11th का हो, 12th का हो, ट्रॉपर का हो, आज तक 10 साल में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी क्वेश्चन क्लास नोट से अलग आ जाए। तो आज क्यों होगा, आज भी आएगा, समझ आया ना। तो फिजिक्स रियल में आसान है, रियल में मजेदार है, रियल में एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है। बस ये दुनिया के लोग ना तुम्हारे खोपड़ी में पता नहीं क्या घुसा देता है, फिजिक्स मुश्किल है, पता कहीं से मुश्किल लग रहा है क्या तेरे को, वेक्टर में, ये रिलेटिव में नहीं भाई। तो फिजिक्स मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, वो तो हमारे भगवान ने दिया यार, भगवान का दिया हुआ सब चीज सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, मजेदार है, लेकिन उसको फील करने वाला आदमी होना चाहिए, और फील करवाने वाला आदमी, जैसे कि मैं, समझ ही गए हो तुम लोग। आ जाओ इधर। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि भैया
किस वेलोसिटी से स्ट्राइक किए हो, तो बोलेगा भैया मैं हूं यू एक्स वाला, और ये बोलेगा मैं हूं वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ए वाई तो है धरती माता का जी, और टी है ये टी है ये तो रूट अंडर 2gh भी होता है। तो ये वाई वेलोसिटी कल ही बताया था, रूट अंडर 2gh होगा, एच कैपिटल लिख लो। तो ये y और ये x इसी का रिजल्टेंट होगा, तो वी वाई स्क्वायर और ये वी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर है, ये दोनों को पटक दो, यही आंसर हो गया यार। तो ये हो गया यू स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो 2gh, तो हो गया यू स्क्वायर प्लस 2gh का रूट अंडर। इतने वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा जमीन को। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी अगर कोई पूछता है तो कितने एंगल पे करेगा, तो ये एंगल पूछ रहा है, तो निकाल लो टेन थीटा। टेन थीटा क्या निकालोगे, मान लो ये अल्फा पे स्ट्राइक किया, टेन अल्फा क्या होगा p बाई बी, तो टेन अल्फा भी निकाल सकते हो। टेन अल्फा कितना, p कितना होगा y कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और b कितना है u, डिवाइड कर दो तो ये भी एंगल निकल गया। मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, आइडियल प्रोजेक्टाइल हो, कुछ नया क्वेश्चन पूछे, सब कुछ का समराइज यही है कि तुम कर सकते हो, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना और टेस्ट दे देना। सारा कुछ समराइज कर दिया, क्वेश्चंस भी खूब सारे करा दिए। ठीक, अब क्या बोलते बचता है सर, अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। चलो सर, तो एक क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ऊपर, जरूर एक बार तुम इसको देख लेना, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और तुरंत से हो जाएगा सॉल्व, तुम लोगों से थोड़ा सा दिमाग लगाना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऊपर भी हैं जो मैं तुम्हें देता जा रहा हूँ, इन सबको जरूर टेकल कर लेना, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे आए और मज़ा भी आए तुम्हें कि हाँ सर ने इतना मेहनत किया है, तो काफ़ी कुछ कवर कर लेते हैं अपन। ठीक है ना बेटा। अब अपन रिलेटिव प्रोजेक्टाइल और बात करते हैं, और किसका, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D और 2D का बात करते हैं। ओके, रेन मैन वगैरह प्रॉब्लम है अपने पास, तो चलो इसका बात करते हैं। स्विमर प्रॉब्लम वगैरह है ना, तो चलो इसका बात करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब है रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D एंड 2D। तो चलो फिर से एक बार दिल और आंख। यस सर, चलिए क्या दिक्कत है, फटाफट से करवा दीजिए। देख रहे हो कितना मजेदार तरीके से हो रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D के लिए पहले दिल, और फिर क्या करोगे, खुश हो जाओ। ऐसे सांप वाला खुश क्यों कर रहे हो सर, कोई नहीं, मेरा मन, नाच नाच के खुश हो जाओ तुम लोग आज। अच्छा नहीं लग रहा है ना, बहुत बेकार लग रहा था क्या। देखते हैं नाच के खुश होने में कितना मजा आता है। नाच के खुश हुए हो कभी तुम लोग, क्या नाच के खुश हो तो पता नहीं, मजा नहीं आएगा लग रहा है यार। नाच नाच के खुश हुए हो कभी, कैसा लग रहा है देखने में यार। बहुत बेकार, बहुत बेकार, ये बहुत अच्छा, सर जैसा भी लग रहा है लगने दो। चलो चुपचाप शुरू करो। क्या सर, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D एंड 2D। ठीक है, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम, यही सब समझ रहे हो ना, पक्का मजेदार। आ जाओ, देखो एक बड़ा ही अच्छा सा चीज तुम्हें पढ़ना होता है कि मान लो कोई बंदा जा रहा है आगे, यहाँ पे कोई बंदा है, खुश हो गया है क्योंकि डबल स्टार से पढ़ रहा है, ये जा रहा है मान लो कितने से, मान लो यू से, और एक बंदी है उसके पीछे लग गई। आजकल बंदी ही बंदे के पीछे लग जाती है, समझ रहे हो ना, बाल वाल लगा दो, लाल लाल कलर का बाल वाली। अच्छा चलो ठीक है, खुश है कि नहीं है, ठीक है थोड़ा सा, चलो। और ये बंदी है, मान लो बंदी जा रही है वी से, बंदा जा रहा है यू से, बंदी को मिलना है बंदे से, ठीक है बिल्कुल। तो बंदी का स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ाना पड़ेगा, क्या बोलते हो, अदरवाइज कहाँ से मिल पाएगा, किसी और से मिल लेगा समझ रहे हो मेरी। लेकिन बंदी को बड़ा टेंशन है, बंदा से मिलना है भाई, तो इसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा भाई। लेकिन इन सब के पीछे एक और बंदा लगा हुआ है, ये बंदा और ये बंदी कर क्या रहा है, एक तीसरा कहानी आ गया एक्शन में। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक तीसरा जो टेंशन में है। अरे तुम दोनों कर क्या रहे हो, मुझे यही तो जानना है। तो हुआ क्या, ये क्या कर रहा है ना, ये इसका भी वेलोसिटी को मेजर कर रहा होगा, तो इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा वो भी देख रहा होगा। भाई कहीं ये ना बाहर निकल जाए, भाई कहीं ये ना बाहर निकल जाए। इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में मेजर होगा,
ये तीसरा बंदा जो है ना, वो अपने रिस्पेक्ट में सबका वेलोसिटी मेजर हुआ, ये रिलेटिव हो गया। ये क्या हो गया? रिलेटिव हो गया। दुनिया में सारा खेल ही रिलेटिव होता है। पहले भी तुम अभी तक जो पढ़े हो ना, वो भी रिलेटिव ही पढ़े थे। अच्छा ऐसा क्या सर? हम तो पढ़ते थे हम 10 मीटर से चल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? रुके हुए जमीन के रिस्पेक्ट में। अगर वो जमीन ही चलने लगे तो तेरा 10 नहीं होता, फिर कुछ और हो जाता। फिर जमीन के ऊपर बैठ के कोई और देखता तो कुछ और होता, कोई पंखा पे बैठ के देखता तो कुछ और होता, जो चांद पे पहुंच जाके देखता तो कुछ और होता। तुम लोग जो और हम लोग जो स्टेटमेंट बोलते हैं जनरल भाषा में कि हम 10 मीटर से जा रहे हैं, हम 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है जानते हो बेटा? वो रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अब अपन क्या करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन मूविंग ऑन द ग्राउंड। समझ रहे हैं? हम लोग अब एक नया चीज एक्शन में लाना चाह रहे हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले से था। मैं लिखता हूं रेन, द वेलोसिटी ऑफ द रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्या मतलब इसका? अंडरस्टूड था कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था। लेकिन अगर मैं बोलूं a person is moving with the velocity of 5 meter per second and he observed the velocity of the rain, he observed the velocity of the rain is 10 meter per second at an angle of 60 degree from the vertical. तो क्या हुआ? Now the velocity of rain with respect to the person who is moving on the road, on the train, anywhere. Getting? द पॉइंट इज अभी तक हम रिलेटिव पढ़ते हुए आ रहे थे लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब एक नया बंदे के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक डेफिनेशन सीखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हमने क्या बोला इसको? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आया मजा जीवन का? इसको वैसे भी लिख देता है वी ए माइनस वी बी, वी ए बी। इसी को डिफरेंशिएट मारोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा तुम्हें, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। लेकिन ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात आया ना समझ में? लेकिन इतना कहानी ना करने की आवश्यकता नहीं होती है रिलेटिव में। तो क्या करते हैं सर? देखो जैसे कि एक कार है, ठीक है, ये कार है, मान लो ये कार कितने से चल रही होगी? मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसके आगे एक बाइक वाला है। ओके, बाइक वाले पे एक मतलब स्टंट लेडी बाइक चला रही है। स्टंट लेडी को देखने में मजा आ गया, किसे? ड्राइवर को। लेकिन ड्राइवर को खींच चढ़ा, अरे मैं तो हरियाणा रोडवेज का मस्त वाला ड्राइवर हूँ, जो गाड़ी को यूं चला रहा होता है ऐसे कि जैसे हवा से बहला रहा हो। समझ रहे हो कि नहीं? हरियाणा रोडवेज में देखोगे ड्राइवर होगा तो भाई साहब क्या तेज चल रहा होता है गाड़ी के, तुम्हें मजा ही दिला दे जीवन का। तो ड्राइवर हरियाणा रोडवेज का है, और इधर स्टंट लेडी। स्टंट लेडी को देखने ही हरियाणा रोडवेज का जो पूरा ड्राइवर था वो आ गया एक्शन में। स्टंट लेडी कितने से जा रही है? ये जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा ऐसा? हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितने का? 100 मीटर का। अब बताइए हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर को कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा गाड़ी, जिससे कि ये इसे ओवरटेक मार दे। इसका एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है बेटा? तो हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर को गाड़ी में एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए, ऐसे ही एक और क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं तुरंत से कि एक चीज है ऊपर फेंक दिया मैंने, कितने से फेंका बेटा? 10 मीटर पर सेकंड से। मजा आया सर। एक और पार्टिकल था, इसको नीचे फेंक दिया, कितने से फेंका बेटा? 10 मीटर पर सेकंड से। ये दोनों के बीच की दूरी है कितनी है बेटा? 20 मीटर, 20 मीटर है। बताओ ए और बी कितनी देर बाद मिल पाएंगे? ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो, चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी का हो, चाहे स्ट्रेट लाइन में हो, तो हमें ये सब फॉर्मूला लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। एक के ऊपर उछल के बैठ जाओ। तो स्टंट लेडी के ऊपर टक यहीं पे बैठ जाओ तुम। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्योंकि तुम हो AA आर्मी, तुम्हें तगड़ा चीज सीखना है।
तो आगे वाले पे हमेशा बैठ जाया करो, ऊपर वाले पे हमेशा भी बैठ जाया करो। तो जैसे ही तुम स्टंट लेडी की गाड़ी पे बैठे तो एक टेक्निक है कि जिसके ऊपर तुम बैठते हो वो वहीं रुक जाता है। तुम में इतना ताकत है, सोच ही नहीं पाए तुम में कितना ताकत है आज तक, ठीक है ना। तो जैसे स्टंट लेडी रुकी तो हुआ कि कैसे रुकी हुई, जब ये वेलोसिटी जो इसके पास है वो मिल गया, तो एक को नहीं मिलता है वेलोसिटी, ये सारा वेलोसिटी पूरा इन्वायरमेंट को मिल जाता है। यही टेक्निक है। तो जो भी इसके पास वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होगा उसको पलटी मार के सबको खिला दो, जितने लोग हों एक्शन में, लड़का हो, बचवी हो और बगल में खुराफाती हो, सबको खिला दो। तो तुम स्टंट मास्टर स्टंट लेडी के ऊपर बैठे और इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन फिलहाल अभी नहीं है, अगर होता तो भी इसको पलट के सबको खिला देते। तो जैसे ही इस 20 को पलट के इसे खिलाए तो ये 20 और ये 20 दोनों निपट गया, इसका एक्सेलरेशन ही नहीं। इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 100 मीटर। अब ये जो ड्राइवर है ना यार, इस ड्राइवर को तो ऐसा है कि स्टंट लेडी को तुरंत से ओवरटेक करना है। कितनी देर में ओवरटेक करना है, 10 सेकेंड में ओवरटेक करना है, 10 सेकेंड में। तो अगर इसको 10 सेकेंड में ओवरटेक करना है 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो इसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा ए, और इसका एक्सेलरेशन था नहीं। तो पहले सिचुएशन क्या था कि वो भी चल रहा था, ये भी चल रहा था, वो भी चल रहा था, ये भी चल रहा था। अब मैंने फिजिक्स कितना आसान बना दिया, एक को रोक दिया। एक को जैसे ही रोका तो अब कितना आसान हो गया है फिजिक्स। फिजिक्स कितना आसान होगा। क्या ये फिजिक्स जो मैं सॉल्व कर रहा हूं और ये जो फिजिकल सिचुएशन है दोनों मैच करता है क्या? यस सर। यही तो रिलेटिव का कमाल है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप किया गया है तुम्हारे फिजिक्स को और आसान बनाया जाए, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते हो कि आसान बनाने के चक्कर में मुश्किल बन रहा है, आसान बनाया जा रहा है। सुनो फिर से, जैसे ही मैं इसके ऊपर बिठाया ना तुम्हें, तो इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों खत्म किया। खत्म किया मतलब इसका हर एक चीज पलट के इसे दिया, तभी तो खत्म होगा। आगे था तो पीछे दिया, पीछे रहता अगर रिटार्डेशन होता तो आगे देते इसको। तो ये 20 मीटर का पलटी 20 मीटर दे दिया, तो 20 और 20 कैंसिल आउट हो गया, वेलोसिटी खत्म। इसको क्या समझ में आएगा कि इसके पास सिर्फ एक्सेलरेशन है और दूरी 100 मीटर तय करना है, क्योंकि इसे रोक दिया मैंने। 10 सेकेंड में ये कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? तो 100 मीटर की दूरी को तय करने के लिए यूटी अब कुछ बचा ही नहीं, रिलेटिव में कुछ नहीं बचा। तो ये जगह हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ये और ये खत्म। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर को 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन देना पड़ेगा इसको 10 सेकेंड में ओवरटेक करने के लिए। और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं मैं। तुम्हें क्या किया मैंने, एक के ऊपर जैसे ही बैठा तो ये क्वेश्चन वैसा नहीं हो गया कि सामने कोई चीज है, कितना दूरी है, कितना समय में पहुंचना है, तुरंत से सॉल्व कर लो। वैसे यहां पे देखो, अगर मैं बोला कि एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, एक पार्टिकल को नीचे फेंका, 10-10 से, बताओ कितनी देर में दोनों मिल जाएंगे? तो दोनों एक के ऊपर बैठ जाओ, इसको बैठे तो इसका वेलोसिटी नीचे है, पलट के दे दो, तो 10 और 10, तो ये दोनों 10 + 10 हो गया। इसका एक्सेलरेशन भी तो होता है जी, और इसका भी एक्सेलरेशन। इसका जी तो नीचे था ही, और इसका जी जो नीचे था इसको पलट के दिए, तो जी नीचे जी ऊपर, नो जी। अरे जी ऊपर जी नीचे, दोनों निकल के निपट गया, जी जी, तो नो जी। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया कि 20 मीटर पे ये रुका हुआ है, क्योंकि तुम जैसे ही बैठते हो ये रुक जाता है। और इसको मिल गया 20 मीटर का वेलोसिटी, इसको मिल गया 20 मीटर का वेलोसिटी, और इसे 20 मीटर तय करना है, तो कितना लगेगा, 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन ही क्वेश्चन से खत्म हो गया। तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, रिलेटिव भी नहीं है। तो डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, जा रहा है 20 से, तो आंसर क्या हो गया, 1 सेकेंड। देखो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डे बहुत आसान हो जाता है यदि एक के ऊपर बैठ के उसका हर एक चीज पलट के दूसरे को दे दोगे। तो चाहे 2 पार्टिकल का मोशन ग्रेविटी वाला क्वेश्चन हो, या 2 कार चल रहा है, एक कार उधर से आ रहा है, एक कार, इसीलिए कभी कभी तुम देखते हो कि 2 ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, तो बहुत तेजी से क्रॉस कर जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि एक का वेलोसिटी इधर की तरफ था, उसको पलट के दिए तो उसको डबल वेलोसिटी मिल जाता है। एक ड्राइवर उधर से आ रहा है, एक ड्राइवर इधर से आ रहा है, दोनों क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जब तुम ओवरटेक कर रहे होते हो तो दोनों का वेलोसिटी सामने सामने होता है, इसको पलट के इसे देते हो तो इसका
कम हो जाता है, इसीलिए लीड कवर होता हुआ दिखता है तुम्हें। आया मजा? तो जल्दी से कमेंट करके बताना सर मजा आ गया रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में ये फॉर्मूला यूज होता है और थोड़ा सा वेक्टर यूज होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D जैसे कि रेनमैन प्रॉब्लम है मान लो, रिवर प्रॉब्लम है मान लो, ये सब जो भी चीज हैं उसमें क्या यूज होता है? नथिंग मोर देन वेक्टर, बस वेक्टर है वो सब। जैसे एक क्वेश्चन तुम लोगों को मिलता है रिवर वाला क्वेश्चन, कि कोई यहाँ पे रिवर है, रिवर का कुछ वेलोसिटी है मान लो, रिवर का कुछ वेलोसिटी है मान लो, ये है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, है ना? कुछ वेलोसिटी मान लेंगे, अभी अपन दे भी देंगे वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ठीक। और यहाँ पे देखना जरा सा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द रिवर हो जाएगा इधर इधर इधर, यहाँ पे ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये हो जाएगा थीटा एंगल, तो ये v और ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस t। तो v का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और ये वाला हो जाएगा v sin थीटा। बोलो हाँ या ना? ये v cos थीटा और ये v sin थीटा। अब रिवर का भी कुछ वेलोसिटी है इधर की तरफ vr। तो फिर से जो अभी पढ़ा है ना, x has nothing to do with y and y has nothing to do with x। तो अगर ये डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी v sin थीटा ही होगा। लेकिन जब तक ये बंदा यहां से यहां तक जा पाएगा तब तक ये रिवर का वेलोसिटी और ये कंपोनेंट वाला वेलोसिटी दोनों मिलकर इसको यहां नहीं पहुंचा के कहीं और चला जाएगा। इस डिस्टेंस को दुनिया बोलती है ड्रिफ्ट। इस डिस्टेंस को दुनिया बोलती है ड्रिफ्ट। क्या बोलती है? ड्रिफ्ट। कि इसके अपोजिट पॉइंट के कितने डिस्टेंस पे बंदा गया, इसको दुनिया बोलती है ड्रिफ्ट। क्या बोलती है बेटा? ड्रिफ्ट। तो इसी का एक और फिजिक्स है कि मान लो ऐसे था, जल ही जीवन है मान लो, ठीक, और स्विमर जो है यहाँ पे जल ही जीवन है मान लो, जल जल जल, ठीक है, चलो जल, इसको हटाओ। अगर कोई बंदा चाहता है मैं बहुत तेज चल के पहुंच जाऊं, कम समय में पहुंचूं, तो अपना सारा का सारा वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसे अपोजिट पहुंचना है उसी डायरेक्शन में लगा देगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये वाला वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर तुम्हें जल्दी से दूसरे बैंक में पहुंचना है, बैंक मतलब होता है किनारा, पता चला बैंक में जाके खजाना ही खजाना सोचने लगे तुम, अरे इधर आ, बैंक मतलब किनारा, तो तेरे पास जितना ताकत है स्विम करने का वो सारा का सारा सामने लगा दोगे। अगर तुम्हें कम टाइम में पहुंचना है तो ये डिस्टेंस को कवर करने वाला वेलोसिटी जो होगा वो सारा का सारा तुम्हारा इधर होगा, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। लेकिन क्योंकि रिवर का वेलोसिटी है तो तुम पहुंच नहीं पाओगे बी पे, लेकिन टाइम मिनिमम होगा। तो टाइम मिनिमम अगर तुम बात करोगे तो ये होगा d बाई वी एस, डी बाई वी एस, ये मिनिमम टाइम होगा। लेकिन क्या इस केस में तुम ए के सामने बी पे पहुंच पाओगे? आंसर है नो। क्योंकि इतने ही टाइम में तुम्हें ये जो पानी है वो भी धक्का देता जाएगा, तो पानी का वेलोसिटी तुम्हें ऑटोमेटिक मिल गया है, तो तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे, अंत में तुम यहां पहुंचोगे, तो मतलब तुम्हारे पास कुछ ड्रिफ्ट होगा, और वो जो ड्रिफ्ट होगा वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए? ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा, रिवर का वेलोसिटी, अगर तुमने सीधा छलांग मारा है। तो दिस इज द केस ऑफ मिनिमम टाइम। बट इन दिस सिचुएशन तुम सामने बैंक पे नहीं पहुंच पाओगे, तुम कुछ डिस्टेंस पे पहुंचोगे जो वी आर इंटू टी डिसाइड करेगा। तो वी आर इंटू डी बाई वी एस डिसाइड करेगा, वी आर इंटू डी बाई वी एस डिसाइड करेगा कितना दूर पहुंचे तुम। लेकिन तुम्हारा टारगेट कुछ और है, तुम सोच रहे हो भैया समय कुछ भी लगे पहुंचना मेरे को यहीं पे है, तो वेक्टर एक्शन में आ जाएगा भाई। अब ये जो रिवर वेलोसिटी है इसको कैंसिल आउट करने वाला एक वेलोसिटी इधर की तरफ होना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कोई तेरे को इधर खींच रहा है हाथ पकड़ के और तू जाना इधर चाह रहा है, तो तू ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, तू इधर कहीं जाएगा, जो कि अभी हुआ है।
लेकिन क्योंकि तूने सारा दम इधर लगाया था तो तू टाइम तुम्हें यही वाला लगेगा, क्योंकि एक्स और वाई अगर 90 डिग्री पे है तो दोनों को कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। इसीलिए टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल ये इसका ये वाला कंपोनेंट है। इस केस में क्या लिखोगे टाइम के लिए? अरे ये सब मत मिटा भाई। इस केस में टाइम के लिए क्या लिखोगे? डी बाय वी साइन थीटा। गेटिंग? इस केस में टाइम के लिए डी बाय वी। नो द पॉइंट इज, अगर ये वाला खींच तो रहा है लेकिन मेरे को यहीं जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, और अगर ये दोनों बराबर हो गया तो मैं ऐसे 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 तेरे घर आ जाऊंगा, फिर तू जलेबी खिला देना मेरे को, रसगुल्ला सिलेक्शन के बाद। समझ आया क्या हुआ? इसीलिए जब ये अपोजिट बैंक पे जाना होता है उस टाइम में डिस्टेंस कम कवर करता है। अभी ये जो स्विमर है वो कितना डिस्टेंस कवर किया जानते हो? इतना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर मिनिमम डिस्टेंस वाला केस हो, सी है, अगर ये रिवर वाला में मिनिमम डिस्टेंस वाला कवर हो, ए के सामने बी पे जाना हो, इसे देख रहे हो कि नहीं, जली जीवन है, तो उसे किसी एंगल पे जाना पड़ेगा। मान लो ये वाला एंगल थीटा, यहां से मान लो या वर्टिकल से मान लो, कहीं भी मान सकते हो, तुम्हारा मन। ये वर्टिकल से मान लो, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा वीएस कॉस थीटा और ये हो जाएगा वीएस साइन थीटा। ये जो वीएस साइन थीटा होता है वही वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होना चाहिए, तब ये यहां पे पहुंच पाएगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो ये यहां जा ही नहीं पाएगा। ऐसे केस में वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। जब मिनिमम डिस्टेंस वाला केस होगा, टाइम मिनिमम गलत, मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। ये डिस्टेंस अगर डी है मान लो, और मिनिमम डिस्टेंस वाला केस की बात करेगा तो ये वाला होगा मिनिमम डिस्टेंस के केस में। तो मिनिमम डिस्टेंस में वो डी ही कवर करेगा, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा वी आर मस्ट बी इक्वल टू वी एस साइन थीटा। थीटा ये लिया हूं इसलिए वी एस साइन थीटा लिया, कभी कभी थीटा ये ले लूंगा तो वी एस कॉस थीटा हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट। लेकिन टाइम कितना लगेगा? डी डिवाइडेड बाय वी एस कॉस थीटा। मिनिमम डिस्टेंस कवर कितना होगा? डी। टाइम कितना लगेगा इस केस में? डी डिवाइडेड बाय वी एस कॉस थीटा। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि रिवर का जो वेलोसिटी है, और इस पर्टिकुलर केस में वी एस का कॉस थीटा इधर है तो साइन इधर है, इसलिए साइन लिख रहा हूं। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर का साइन थीटा इस रिवर को बराबर होना चाहिए, तब ये क्या करेगा? सामने आ जाएगा, जस्ट अपोजिट बैंक पे। इन सब के ऊपर क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ज्यादा तो तुम्हें प्रोजेक्टाइल से आएगा, सिंपल एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में से आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आएंगे एक्स और वाई में अलग अलग। और जितना बताया उससे तुम्हें काफी पता चल गया कि क्या क्या इसमें कवरेज लेना है। एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, मस्त वाला मजा आया हुआ तो आग और दिल बरसाना कि सर पूरा एकदम तगड़ा गेम चलता है हम लोगों का। इतने कम टाइम में बड़ा बढ़िया से एक पेज लेते हो सर आप, और पूरा नचा देते हो पेज का। यही तो मैंने क्या बोला था कि जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना मेरा, कि मेहनत करोगे तभी ये सब चीज निकलेगा। और ये लाइन याद रखना, अब मेहनत का इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, खेत नहीं एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया में आएंगे। तो ये जो चीज है ना बच्चा सब, कि पूरा का पूरा फिजिक्स एक ही पेज में आ गया, देखो कितना मजा ले लिए तुम, है ना मस्त। तो ऐसे ही बन के निकलेगा, और यही चीज लास्ट मोमेंट पे रिक्वायर्ड है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं, चलो आ जाओ। तो ये लास्ट क्वेश्चन अपन कवर करते हैं, फिर तुम लोग मुझे मारना, कितना तो पढ़ा ही दिया। ये क्वेश्चन मैंने जान के उठाया है 2023 का। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि मैं बोलता हूं डायरेक्टेड मोशन। ये तुम लोग को डबल ए आर में बना देता हूं मैं, है ना। डायरेक्टेड मोशन, डायरेक्टेड मोशन क्या होता है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान ले तू यहां से चला, ओ मेरे नजर में सीधा नीट का एग्जाम है, खुबाच मुझे यही जाना है, यानी कि तेरा पाथ रिस्ट्रिक्टेड है कि तेरे को इधर ही जाना है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड मोशन। कोई भी पार्टिकल मान लो इधर से गया, किसी को पता है कि भैया मेरे को चलना इसी रास्ते से है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड मोशन। तो अगर दो चीजें सपोज कर लो, एक इधर है एक इधर है, और इसके रिजल्टेंट इधर की तरफ ही होना चाहिए, रिजल्टेंट इधर की तरफ होना चाहिए, तभी तो इधर चलेगा यार। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो होगा कंपोनेंट, उससे बराबर होना चाहिए, जैसे कि अभी बता रहा था मैंने तुम्हें।
सभी यहाँ पे बताए ना कि इसे सीधा कब जाना होगा, जब ये और ये बराबर होगा, तभी ये ऐसा जा पाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में क्या है कि कोई बंदा है जो चाहता है मैं ए से बी तक ही पहुंचू, इसी रास्ते से चलूं, और वो बंदे का वेलोसिटी है मान लो v, लेकिन एक और बंदा है जो उसे खींच रहा है यू वेलोसिटी से, मान लो ये अल्फा एंगल से खींच रहा है, मान लो ये बीटा एंगल पे जा रहा है, तो v का ये वाला कंपोनेंट होगा v cos बीटा, और ये हो जाएगा v sin बीटा। u का हो जाएगा u cos अल्फा, और इधर हो जाएगा u sin अल्फा। तो जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाता तो ये ऐसे तितली की तरह उड़ते हुए चला जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तभी ये इधर जाएगा। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया अभी एनटीए ने बनाया, देखो मजा आएगा, तो पढ़ना क्वेश्चन। बोल रहा है अ स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक डायरेक्टेड मोशन, लाइन ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ द रिवर। फ्लो ऑफ द रिवर इधर है, उससे 30 डिग्री बना के बैठा। बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ द रिवर। भैया ये रिवर है v और स्विमर है v, दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेम एज दैट ऑफ द रिवर, यही बोला ये, दोनों बराबर है। बोल रहा है एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी। तो अभी क्या बोला कि जब ये इधर जाएगा तो इस लाइन के परपेंडिकुलर और इस लाइन के परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। तो v का ये तो v cos थीटा है और ये v cos 30 है, ये क्या हो जाएगा v sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा v sin 30। ये दोनों बराबर होना चाहिए, इसका मतलब v sin थीटा v sin 30 के बराबर होना चाहिए। क्या ही बचा क्वेश्चन में, खूब चू, अरे खूब चू टच्चू, sin थीटा sin 30, थीटा बराबर 30, यानी कि ये भी 30 डिग्री ही होना चाहिए, तभी पार्टिकल डायरेक्टेड मोशन में जाएगा। देखो ये कितना शानदार क्वेश्चन पूछा, एक सेकंड का, मजा आया तुम्हें यार। और यार तुम लोग ना रिलेटिव वेलोसिटी रेनमैन वाले प्रॉब्लम और ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ऊपर लिख दे रहा हूँ, कुछ कर लेना। तो ये मैं काफी कम टाइम में तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ पूरा का पूरा सेशन, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस ऊपर हैं, और अपन सर्कुलर मोशन को तीनों को एक ही जगह रखेंगे, तो टेंशन मत लेना, सर्कुलर मोशन सारा आएगा, काइनेमेटिक्स भी, डायनामिक्स भी, और वो जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है वो सारा एक ही जगह सर्कुलर मोशन देके तीनों पढ़ा देंगे, जिससे कि दिमाग में भी सेट रहे। तो ये मेहनत बस हो रही है, आई होप आप लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे और इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठा रहे होंगे। तो पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव और मोशन इन अ प्लेन और 1D स्ट्रेट लाइन सारा रिवीजन जरूर कर लेना, एक दो क्वेश्चन इससे नीट में हमेशा आता रहता है, कर लेना। मिलेंगे कल एक और सेशन में। अब 12 का कुछ तैयारी करते हैं, कल एटॉम्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ थोड़ा काम करेंगे, और मॉडर्न फिजिक्स और करंट ये सबसे क्वेश्चन आता है उस पर थोड़ा सा काम करते हैं, फिर रोटेशन वगैरह पे आएंगे और इस तरीके से सारा कंप्लीट करेंगे। एज ऑलवेज मैंने बोला है, बस आप लोग अपना जान लगाइए। मिलते हैं एक और जबरदस्त सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए। इस जीवन में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, खुश रहना, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू, लव यू, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो करना है करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, लव यू, बाय।